हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अरुण कातन वॉल्यूम 2 का चैप्टर नंबर 3 दैट इज़ रिस्पिरेशन। अर्लियर हमने जो डिस्कस करा था चैप्टर 2 वो था फोटोसिंथेसिस, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। प्लांट्स में किस तरह से फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक है। तो वहाँ पे हमने डिफरेंट क्लोरोफिल पिगमेंट्स पढ़े थे और डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स लाइक C3 प्लांट, C4 प्लांट्स एंड कैम्प प्लांट्स। और हमने एक स्पेशल केस पढ़ा था इन केस ऑफ C3 प्लांट्स, जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाएगी, तो उस टाइम पे C3 प्लांट्स में C2 साइकिल यानी फोटो रिस्पिरेशन परफॉर्म होने लगता है। तो ये सब हमने उस चैप्टर में कवर करा था। आज का एक टॉपिक एकदम न्यू है, एकदम फ्रेश टॉपिक है, दैट इज़ रिस्पिरेशन। तो रिस्पिरेशन जो प्रोसेस है ये ह्यूमंस में तो होता ही है, बट साथ में प्लांट्स में भी होता है। तो प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के साथ साथ रिस्पिरेशन भी करते हैं। अब ये रिस्पिरेशन होता क्या है? फर्स्ट वी लुक एट द डेफिनेशन ऑफ रिस्पिरेशन। रिस्पिरेशन इज़ द ब्रेक डाउन ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। जितने भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं लाइक कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, ये सब कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। जब ये सब के सब कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस टूट जाते हैं, इनका ब्रेक डाउन हो जाएगा सिंपल सब्सटेंस में लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। दैट इज रिफर्ड एज रिस्पिरेशन। तो रिस्पिरेशन में क्या होता है? द सिंपल थिंग इज कॉम्प्लेक्स चीज़ें जो जितनी होती हैं, जितना भी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है, जब वो टूट जाएगा सिंपल सब्सटेंस में, ओके, सिंपल चीज़ में टूट जाएगा, दैट इज कॉल्ड रिस्पिरेशन। अब ये कॉम्प्लेक्स चीज़ें होती क्या है? कॉम्प्लेक्स चीज़ में, अब देखो रिस्पिरेशन में जो कॉम्प्लेक्स चीज़ प्लांट यूज़ करता है या कोई भी एनिमल या प्लांट टिश्यूज़ जब कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस यूज़ करते हैं फॉर रिस्पिरेशन पर्पस, उसको बोलते हैं रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट, दैट इज कॉल्ड रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट। वो हमारा कहलाता है रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट। फॉर एग्जांपल प्लांट्स में भी यूज़ कार्बोहाइड्रेट, प्लांट्स कार्बोहाइड्रेट को भी यूज़ कर सकते हैं या फिर फैट यूज़ कर सकते हैं। और जनरली अगर कार्बोहाइड्रेट और फैट दोनों अवेलेबल नहीं होते हैं तो उस कंडीशन में प्रोटीन्स को भी यूज़ किया जाता है। तो ये जो है कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, ये डिफरेंट टाइप ऑफ रिस्पिरेटरी सबस्ट्रेट हैं जो रिस्पिरेशन के टाइम पे यूज़ होते हैं ब्रेक होने के लिए, ठीक है। अब ये ब्रेक होके बन जाते हैं सिंपल सब्सटेंसेस में। सिंपल सब्सटेंसेस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ होती है और जो वाटर होता है वो रिलीज़ होता है, साथ में रिलीज़ होती है एनर्जी। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर ये तो एक्सक्रीट आउट हो जाएंगे, लेकिन जो एनर्जी होती है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो हमको डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने में हेल्प करती है। और इन केस ऑफ प्लांट्स, प्लांट की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं उनको परफॉर्म करने के लिए ये एनर्जी यूज़ होती है। और ये एनर्जी जो होती है ATP की फॉर्म में पाई जाती है, ओके। अब यहाँ पे दूसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है वो ये है कि जो डिफरेंट सबस्ट्रेट होते हैं ये क्या क्या सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक डाउन होते हैं। फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, अगर हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स जो थे वो ब्रेक डाउन होकर जनरली बनाते हैं हेक्सोज शुगर। ये इनकी सिंपल फॉर्म है, हेक्सोज शुगर। हेक्सोज शुगर मतलब जिसमें कार्बन कितने होते हैं? 6 कार्बन होंगे, हेक्सोज शुगर बन जाएगी। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ये हमारी हेक्सोज शुगर होती हैं। अगर प्लांट्स कार्बोहाइड्रेट यूज़ नहीं करेंगे, फैट्स को यूज़ करते हैं, तो फैट्स में क्या होता है? बेसिकली फैट जो होंगे टूट जाएंगे किस में? फैटी एसिड्स में, फैटी एसिड्स में टूट जाते हैं, ठीक है। इफ़ इन केस अगर दोनों ही अवेलेबल नहीं है तो प्लांट्स प्रोटीन यूज़ करते हैं और प्रोटीन्स ब्रेक डाउन होकर क्या बन जाएंगे? प्रोटीन की सबसे सिंपल यूनिट्स होती हैं अमीनो एसिड्स, तो ये टूट जाएंगे अमीनो एसिड्स में। अब ये जो ब्रेक डाउन होता है प्लांट्स में, ये जो ब्रेक डाउन हो रहा है ये इतना इजीली होता नहीं है। ब्रेक डाउन के लिए क्या ज़रूरत होती है? एंजाइम्स की ज़रूरत होती है, एंजाइम्स चाहिए होते हैं। और जनरली इस केस में रिस्पिरेशन में जो एंजाइम्स होते हैं जनरली वो कार्बोहाइड्रेट से, जैसे हेक्सोज शुगर हो गई, फैट से फैटी एसिड बन गया, प्रोटीन से अमीनो एसिड्स तैयार हो जाते हैं। तो ये सब जब ब्रेक डाउन होता है तो इसमें जो एंजाइम्स होते हैं जनरली दे आर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। वो एंजाइम्स जो होते हैं हाइड्रोलिसिस परफॉर्म करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट की हाइड्रोलिसिस होगी तभी हेक्सोज शुगर बनेंगे, फैट की हाइड्रोलिसिस से फैटी एसिड्स तैयार होते हैं, प्रोटीन की हाइड्रोलिसिस से अमीनो एसिड तैयार होंगे। तो यहाँ पे हाइड्रोलिसिस एंजाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। इसके बाद एक और टर्म आपको याद रखना है कि जैसे अभी हमने डिस्कस करा था फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट के केस में, ठीक है, जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं
कार्बोहाइड्रेट जब हेक्सोस शुगर में कन्वर्ट हो जाएंगे, हेक्सोस शुगर इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोलिटिक एंजाइम, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? जब कार्बोहाइड्रेट्स ब्रेक डाउन होते हैं हेक्सोस शुगर में, उस तरीके की रेस्पिरेशन का नाम होता है फ्लोटिंग रेस्पिरेशन। उसको हम बोलेंगे फ्लोटिंग रेस्पिरेशन, दैट्स कॉल्ड फ्लोटिंग रेस्पिरेशन। तो कार्बोहाइड्रेट जब हेक्सोस शुगर में कन्वर्ट होते हैं दैट इज रिफर्ड एज फ्लोटिंग रेस्पिरेशन। और सेकंड चीज़ जो याद रखनी है, प्रोटीन्स का याद रखना है। जब प्रोटीन में भी अगेन प्रोटीन अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोलिक एंजाइम, इस रेस्पिरेशन को क्या बोलेंगे? इस तरह के रेस्पिरेशन जिसमें प्रोटीन का यूज़ हो रहा है उसको हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन। ठीक है, इसको हम बोलेंगे प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन। क्यों? क्योंकि ये जो प्रोटीन होता है ये प्लांट्स के जो प्रोटोप्लाज्म सेल होते हैं, जो सेल होता है प्लांट सेल में, जो प्रोटोप्लाज्म लेयर होती है वहाँ से रिलीज़ होते हैं। दैट इज़ वाई ये इस प्रोटीन को हमने जब प्रोटीन के थ्रू रेस्पिरेशन होता है इसको हमने नाम दिया है प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं कि प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन में कौन सा सबस्ट्रेट यूज़ होता है? राइट आंसर इज प्रोटीन। फ्लोटिंग रेस्पिरेशन में कौन सा यूज़ होता है? राइट आंसर इज कार्बोहाइड्रेट। आफ्टर दैट यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो रेस्पिरेशन होता है कैसा रिएक्शन होता है, इसमें जो ऑक्सीडेशन होता है, बिकॉज ये एक तरह का स्लो ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, याद रखो कि जब भी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस टूट के सिंपल बनते हैं तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ इन्वॉल्व होती है? एक तो इन्वॉल्व होते हैं एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं। सेकंड चीज़ यहाँ पे ऑक्सीजन इन्वॉल्व हो रही है, ऑक्सीजन इन्वॉल्व हो रही है तो ऑक्सीडेशन होगा, लेकिन ये कैसा ऑक्सीडेशन है? ये स्लो ऑक्सीडेशन होता है, ये ऑक्सीडेशन बहुत ही स्लो होता है। प्लस यहाँ पे एंजाइम्स की नीड होती है। ठीक है, एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं, ऑक्सीजन इन्वॉल्व होती है, और क्योंकि यहाँ से एनर्जी जो है यानी हीट इवॉल्व होती है, हीट बाहर की तरफ जाती है, हीट निकलती है यहाँ से। ठीक है, हीट कहाँ से निकली? क्योंकि अभी हमने देखा था कि जो सिंपल सब्सटेंस टूट जाते हैं रिस्पिरेशन के दौरान, जो सिंपल सब्सटेंस टूटते हैं वहाँ पे क्या क्या बन रहा था? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी, H2O यानी पानी बन गया, और साथ में निकली एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP, ये निकल गया था। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही बाहर निकल रही है हमारी बॉडी से, एक्सक्रीट हो रही है। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का नेचर कैसा है? ये थोड़ी सी गर्म होती है, वार्मिंग, जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है कार्बन डाइऑक्साइड उसमें मेजर रोल प्ले करती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है थोड़ी सी वार्मिंग इफेक्ट क्रिएट करती है, इसलिए जब ये गैस बाहर निकलती तो हीट रिलीज होती है। इसीलिए हम कहते हैं कि जो रेस्पिरेशन रिएक्शन होती है, रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है वो एक तरह का एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जाता है रेस्पिरेशन एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है। तो याद रखो, जब भी हम रेस्पिरेशन करते हैं तो रेस्पिरेशन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ये रिएक्शन थोड़ी एक्सोथर्मिक हो जा रही है। ठीक है, ये याद रखना है। और दूसरा, यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज हो रही थी ATP के फॉर्म में, वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होकर हम क्या करते हैं, हमारी जो एनर्जी बनती है रेस्पिरेशन के दौरान उसको हम केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके रख लेते हैं। केमिकल एनर्जी यानी ATP एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में वो स्टोर हो जाती है, और जब भी हमको एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है तो इस तरह से ATP की फॉर्म में एनर्जी जो है रिलीज़ होती रहती है, प्लांट से, एनिमल से, जिसमें भी। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे रिगार्डिंग रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन के बारे में हमने क्या क्या देखा? रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज जो होते हैं, ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस कन्वर्ट हो जाएंगे सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में। ठीक है, अगर वो कार्बोहाइड्रेट है तो यहाँ पे फ्लोटिंग रेस्पिरेशन बोलेंगे इसको, प्रोटीन है तो प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन बोलेंगे। फैट का कोई ऐसा नाम नहीं है तो अच्छी बात है, हमें याद नहीं करना है, तो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट में याद रखना, प्रोटीन का याद रखना है। और सिंपल सब्सटेंस में यहाँ पे पानी निकलता है, H2O, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलने के कारण ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाती है और एनर्जी ATP की फॉर्म में रिलीज होती है। इतने पॉइंट्स हमको याद रखने हैं। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ याद रखना है कि जो रेस्पिरेशन होता है ये एक तरह का एम्फीबॉलिक प्रोसेस होता है, एम्फीबॉलिक। ठीक है, रेस्पिरेशन का जो नेचर है वो कैसा है? एम्फीबॉलिक। एम्फीबॉलिक मतलब क्या होता है? एम्फीबॉलिक मतलब जिसमें कैटाबॉलिज्म भी हो, एनाबॉलिज्म भी हो। ठीक है, इसमें कैटाबॉलिज्म भी हो और एनाबॉलिज्म भी हो। क्या मतलब होता है इनका कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म? कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है टूटना, ब्रेक होना, और एनाबॉलिज्म मतलब होता है चीज़ों को अपेयर करना, यानी चीज़ों को दोबारा से जोड़ के कुछ नया चीज़ बनाना, तैयार करना। तो कैटाबॉलिज्म में चीज़ टूट कैसे रही है? देखो, रेस्पिरेशन में हमको पता है रेस्पिरेशन में ग्लूकोज यूज़ होता है, ग्लूकोज यानी C6H12O6। ग्लूकोज का जब ऑक्सीडेशन होता है तो क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बन गया।
ये ग्लूकोज था C6H12O6 का, इसमें से कुछ कार्बन और ऑक्सीजन मिलके तो बन जाएंगी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलके बन जाएगा H2O यानी पानी। देखो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने के बाद हमको ये चीज़ मिलती है, तोड़ना यानी कैटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म हुआ। अब एनाबॉलिज्म कैसे हो रहा है? एनाबॉलिज्म हो रहा है फॉस्फोराइलेशन की वजह से। फॉस्फोराइलेशन क्या था? ये हमने फोटोसिंथेसिस में भी पढ़ा था। फॉस्फोराइलेशन एक प्रक्रिया होती है, एक प्रोसेस होता है जिसमें ATP बन जाती है। क्या बन जाती है? ATP बन रही है। अब क्योंकि ATP बनाने के लिए हमें छोटी छोटी चीज़ों को जोड़ना पड़ता है, जैसे ATP यानी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, कितने फॉस्फेट? 3 फॉस्फेट। तो अब इसको बनाने के लिए हमको चाहिए ADP यानी एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। एडेनोसिन डाइफॉस्फेट में 2 फॉस्फेट होते हैं और हमें चाहिए 3 फॉस्फेट। तो अगर यहाँ पे एक फॉस्फेट हम ऐड कर दें इन द फॉर्म ऑफ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, PI जिसको बोलते हैं, तो जब ADP में इनऑर्गेनिक फॉस्फेट लग जाएगा तो ADP जिसमें 2 फॉस्फेट थे उसमें एक फॉस्फेट ऐड होकर क्या बन जाएगा? 3 फॉस्फेट का कंपाउंड। 3 फॉस्फेट के कंपाउंड को हम बोलते हैं ATP। तो इसीलिए क्या हुआ? ATP जो बनने का जो प्रोसेस कहलाता है इसको बोलेंगे हम फॉस्फोराइलेशन। और फॉस्फोराइलेशन में 2 छोटी छोटी चीज़ों को जोड़ के हमने ATP तैयार करा है। एक हमने ADP लिया और एक उसमें इनऑर्गेनिक फॉस्फेट डाला, इसी के हेल्प से हमने ATP तैयार करा। तो यहाँ पे इस प्रोसेस को हमने बोला एनाबॉलिज्म। तो जो प्रोसेस, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कैटाबॉलिज्म भी हो, एनाबॉलिज्म भी हो, उसी को हम बोलते हैं एम्फीबॉलिक पाथवे। ठीक है, ये एम्फीबॉलिक रिएक्शन। तो रेस्पिरेशन एक तरह की एम्फीबॉलिक रिएक्शन है जिसमें कैटाबॉलिज्म भी होता है और एनाबॉलिज्म भी हो रहा होता है। ओके, आफ्टर दैट यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या है? रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट में क्या हो सकते हैं? इट में बी कार्बोहाइड्रेट, इट में बी फैट, इट में बी प्रोटीन। पर प्रोटीन का जो केस है थोड़ा स्पेशल है। अगर कार्बोहाइड्रेट अवेलेबल नहीं है, फैट अवेलेबल नहीं है, तो उस कंडीशन में प्रोटीन यूज़ हो सकता है। बट मेनली जो यूज़ होता है रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट वो हमारा होते हैं कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो मोस्ट कॉमन पूछ लिया जाता है क्वेश्चन, सबसे मोस्ट कॉमन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट जो होता है वो कौन होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट में भी कौन सा कार्बोहाइड्रेट? दैट इज़ ग्लूकोज। ग्लूकोज यानी C6H12O6, C6H12O6 ग्लूकोज सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज़ होने वाला रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट होता है और सबसे कम यूज़ होने वाला रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कहलाता है प्रोटीन। ओके, उसके बाद हमने इनके नाम देख लिए थे कि इसको हम कार्बोहाइड्रेट केस में हम इसको फ्लोटिंग रिस्पिरेशन बोलते हैं, प्रोटीन के केस में प्रोटोप्लाज्मिक रिस्पिरेशन बोलते हैं। ये नाम किसने दिए थे? एक साइंटिस्ट थे, ब्लैकमैन। ठीक है, ब्लैकमैन नाम का साइंटिस्ट थे जो हमने फोटोसिंथेसिस में भी पढ़ा था, ब्लैकमैन रिएक्शन में। ठीक है, तो इन्होंने नाम दिए थे, इन्होंने नामकरण कर दिया। तो कार्बोहाइड्रेट के लिए फ्लोटिंग होगा, प्रोटीन के लिए प्रोटोप्लाज्मिक है, बचा फैट, फैट के लिए कुछ नहीं है तो उसके लिए याद नहीं करना है। ठीक है, अब हमें देखना है टाइप ऑफ रिस्पिरेशन। 2 तरह के रिस्पिरेशन होते हैं, एरोबिक एंड एनारोबिक रिस्पिरेशन। एरोबिक रिस्पिरेशन का मतलब सिंपल है, जिसमें ऑक्सीजन चाहिए। जिन ऑर्गेनिजम्स को ऑक्सीजन चाहिए दैट इज़ एरोबिक रिस्पिरेशन होगा। जिन ऑर्गेनिजम्स को ऑक्सीजन नहीं चाहिए या फिर एब्सेंस होती है उनमें ऑक्सीजन की, उनके केस में हम बोलते हैं एनारोबिक रिस्पिरेशन। तो 2 हो गए, एरोबिक रिस्पिरेशन और एनारोबिक रिस्पिरेशन। एनारोबिक रिस्पिरेशन को हम फर्मेंटेशन भी बोलते हैं। तो अभी हम थोड़ा डिटेल में इसको समझ लेते हैं यहाँ पे होता क्या है। तो स्टार्ट करते हैं। एरोबिक रिस्पिरेशन को हम बाद में देखेंगे, पहले हम देख लेते हैं फर्मेंटेशन के बारे में। फर्मेंटेशन में क्या होता है? फर्मेंटेशन इज़ अ फॉर्म ऑफ एनारोबिक रिस्पिरेशन। फर्मेंटेशन एक तरह का एनारोबिक रिस्पिरेशन। एनारोबिक का मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन कम होगी, यहाँ पे ऑक्सीजन कम होगी या फिर डिफिशिएंट हो सकती है। ठीक है, अब ये किस में होता है? ये या तो फंजाई में हो सकता है या फिर हमारे बैक्टीरियाज जो है उनमें परफॉर्म होता है। तो फंजाई, इसका सबसे कॉमन एग्जाम्पल जो है फंगस का वो है ईस्ट। यू ऑल नो ईस्ट। ठीक है, ईस्ट जो होता है वो एक फंगस है जिसमें फर्मेंटेशन होता है। यूनिसेलुलर फंगस है, ये याद भी रखना है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट दैट इज़ यूनिसेलुलर फंगस। फंगस जनरली यूनिसेलुलर होती नहीं है, मल्टी सेलुलर में काउंट होते हैं फंगस, लेकिन ईस्ट जो है वो यूनिसेलुलर फंगस है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से कि यूनिसेलुलर फंगस कौन है। दैट इज़ एक ही है इकलौती, ईस्ट। ठीक है, और उसमें फर्मेंटेशन होता है। बैक्टीरियाज तो बहुत सारे बैक्टीरियाज में एनारोबिक रिस्पिरेशन होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है? द सबस्ट्रेट ऑफ फर्मेंटेशन इज प्रेजेंट आउटसाइड द सेल एंड इज इन द लिक्विड मीडियम। यहाँ पे जो फर्मेंटेशन के सबस्ट्रेट चाहिए होता है वो सेल के बाहर लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ठीक है, जैसे एरोबिक रिस्पिरेशन में तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट ये सब प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, लेकिन फर्मेंटेशन का जो मीडियम होता है वो
सबस्ट्रेट का वो लिक्विड मीडियम होता है। अब इसके बाद यहाँ पे हमने एरोबिक रेस्पिरेशन देखा था। एरोबिक रेस्पिरेशन के भी अगेन 2 स्टेप होते हैं, ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन में भी 2 स्टेप होते हैं। हमने टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन पढ़ रहे हैं। पहला हमने पढ़ा एनारोबिक, जिसको हम फर्मेंटेशन बोलते हैं। दूसरा हम पढ़ेंगे एरोबिक। एरोबिक में भी 2 स्टेप होते हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि जो शुगर होगी ग्लूकोज में भी, ठीक है, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा अल्कोहल में एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये स्टेप में कोई ऑक्सीजन यूज़ नहीं हो रही है। इस स्टेप को हमने नाम दिया कि पहला स्टेप एनारोबिक स्टेप था। पहला स्टेप में ऑक्सीजन यूज़ नहीं हुई तो ये एनारोबिक स्टेप में काउंट करा जाएगा। तो पहले स्टेप में शुगर कन्वर्ट हो जाएगी अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में। दूसरे स्टेप में क्या होगा, अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड जो थे ना, अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड, इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, यानी इस स्टेप में ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी और ऑक्सीजन मिलते ही क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज़ हो जाएगा, ठीक है। यू कैन सी इजीली इन दिस, ये रिएक्शन पहली रिएक्शन है, फर्स्ट रिएक्शन जिसमें अल्कोहल और ये सेकेंड स्टेप है। फर्स्ट स्टेप में ये रहा, दिस इज़ फर्स्ट स्टेप, जिसमें शुगर कन्वर्ट हो जाएगी अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में विदाउट प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी दिस स्टेप इज रिफर्ड एज एनारोबिक स्टेप। दूसरा स्टेप जो है जिसमें अल्कोहल का ऑक्सीडेशन हो जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और रिलीज होगी कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, दिस स्टेप इज रिफर्ड एज एरोबिक। ये स्टेप हो गया एरोबिक और पहला स्टेप में कोई ऑक्सीजन नहीं है तो ये हो गया हमारा एनारोबिक स्टेप। अब इसके बाद यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, एक साइंटिस्ट थे, इनका ये जो स्कीम है इसको समझना बहुत ज़रूरी है। ये हमने अपनी बेसिक जो 11th-12th की साइंस होती है बायोलॉजी, उसमें हमने ये सब पढ़ा था। तो ये जो साइंटिस्ट हैं, फेफर एंड कोर्सचावी स्कीम इन्होंने दी थी, ठीक है। फेफर एंड कोर्सचावी साइंटिस्ट थे, इन्होंने एक स्कीम दी थी कि रेस्पिरेशन होता कैसे है, ठीक है। रेस्पिरेशन के लिए सबसे ज़्यादा मैंने आपको बताया था कि 3 सबस्ट्रेट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट, लेकिन सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमनली यूज़ होने वाला रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट होता है कार्बोहाइड्रेट। अब ये कार्बोहाइड्रेट में होगी ग्लाइकोलिसिस, क्या होती है, ग्लाइकोलिसिस परफॉर्म होगी। अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे ग्लाइकोलिसिस क्या होता है, ठीक है। ग्लाइकोलिसिस होगी, उसके बाद ग्लाइकोलिसिस से बनेगा क्या, पायरुविक एसिड बन जाता है, ये इंपॉर्टेंट पायरुविक एसिड, ठीक है। अब इतनी जो साइकिल थी, यहाँ तक का जो एरिया है ये हमारा होगा साइटोप्लाज्म के अंदर, साइटोप्लाज्म, इसको एक और नाम से जानते हैं, साइटोप्लाज्म या फिर साइटोसोल। साइटोसोल भी बोलते हैं सर, साइटोप्लाज्म बोलो या साइटोसोल बोलो, इट इज सेम। इतनी रिएक्शन जो है साइटोप्लाज्म के अंदर होगी, यानी साइटोप्लाज्म के अंदर हमारे कार्बोहाइड्रेट होंगे और ग्लाइकोलिसिस होगी। ग्लाइकोलिसिस में बहुत सारे एंजाइम्स की ज़रूरत पड़ती है और वो सारे एंजाइम हमारे साइटोप्लाज्म में होते हैं, इसीलिए जो ग्लाइकोलिसिस की जो प्लेस है, लोकेशन है, वो साइटोप्लाज्म है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है कि ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में ही क्यों होती है, बिकॉज क्योंकि ग्लाइकोलिसिस के लिए जो एंजाइम्स की ज़रूरत होगी वो हमारे साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट हैं, दैट इज़ वाई ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म के अंदर हो रही है। ग्लाइकोलिसिस में होता क्या है कि जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज क्या है, एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है, तो ग्लूकोज का कन्वर्जन हो जाएगा पायरुविक एसिड में, ठीक है। इतने से प्रोसेस को हमने नाम दिया है ग्लाइकोलिसिस, ठीक है। ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाएगा पायरुविक एसिड में, ठीक है। एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल से 2 पायरुविक एसिड जन्म लेते हैं, याद रखो, एक ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड फॉर्मेशन हो जाता है। इस साइकिल को हमने नाम दिया है ग्लाइकोलिसिस, जो कि साइटोप्लाज्म में हो रही है। अभी जो ग्लाइकोलिसिस की साइकिल है ना, ठीक है, ये कोई भेदभाव नहीं करती है कि ऑर्गेनिज्म एरोबिक है या एनारोबिक है। तो ग्लाइकोलिसिस की जो साइकिल होती है, ग्लाइकोलिसिस का जो पाथवे होता है, ये कोई भेदभाव नहीं करता, यानी ये एरोबिक में भी होगा और एनारोबिक ऑर्गेनिज्म में भी होगा, ठीक है। इसने भेदभाव नहीं करा कि ऑर्गेनिज्म एरोबिक है या एनारोबिक है, दोनों ही ऑर्गेनिज्म है, एरोबिक में भी होगी, एनारोबिक ऑर्गेनिज्म है उसमें भी ग्लाइकोलिसिस तो होगी ही होगी। अब चेंजेस कहाँ से आते हैं, चेंज आएगा पायरुविक एसिड के बाद। इतनी साइकिल हमने पढ़ी, इतनी साइकिल जो थी ग्लाइकोलिसिस की, ये हमारे साइटोप्लाज्म में हो रही थी, जिसको हमने साइटोसोल बोला था, और ये साइकिल जो है दोनों में होगी, चाहे ऑर्गेनिज्म हमारा एरोबिक है या ऑर्गेनिज्म हमारा एनारोबिक है, सब में हो रही थी। चेंजेस आ जाएंगे हमारे पायरुविक एसिड से। पायरुविक एसिड जो होता है, इसके पास 2 ऑप्शन हैं, या तो ये ऐसे ऑर्गेनिज्म में एंटर करे जहाँ पे ऑक्सीजन है, या तो ऐसी जगह एंटर करें जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है। ऑक्सीजन है यानी एरोबिक कंडीशन मिल रही है, ऑक्सीजन नहीं है का मतलब
एनारोबिक कंडीशन में है, ठीक है। अब पायरुविक एसिड जो है दोनों जगह पे अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्स करेगा, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि बन क्या रहा है वहाँ पे, ठीक है। अगर पायरुविक एसिड एंटर करेगा एरोबिक में या एनरोबिक में तो एक चीज़ तो सेम है, कार्बन डाइऑक्साइड तो निकलनी है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी ही निकलेगी, ये तो पक्का है, ठीक है। अब पायरुविक एसिड अगर एंटर करेगा फर्स्ट कंडीशन यानी एरोबिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर, ठीक है, यानी ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनको ऑक्सीजन चाहिए, ऐसे ऑर्गेनिजम्स के अंदर अगर पायरुविक एसिड एंटर करता है तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड के संग संग वाटर बनेगा, ठीक है। अगर पायरुविक एसिड एंटर करेगा, सेकंड कंडीशन हम कंसिडर करेंगे एनारोबिक की, अगर पायरुविक एसिड एंटर करेगा एनारोबिक ऑर्गेनिज्म के अंदर, एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर एंटर करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड तो बन ही रही है दोनों केस में, प्लस यहाँ पे जो एडिशनल चीज़ बनेगी दैट इज़ इथाइल एल्कोहल। क्या बना? इथाइल एल्कोहल, ठीक है। इथाइल एल्कोहल भी बन सकता है, प्लस यहाँ पे एक कंडीशन और है, लैक्टिक एसिड भी बन सकता है। क्या बनेगा? लैक्टिक एसिड। इट में भी इथाइल एल्कोहल, इट में भी लैक्टिक एसिड, दोनों ही जो है एनरोबिक कंडीशन में बन सकते हैं, ओके। नाउ हियर वी विल अंडरस्टैंड द स्कीम। जो ये साइंटिस्ट थे पेफर कोस्चावी, ठीक है, तो जो पेफर कोस्चाची की स्कीम थी उसको हमें थोड़ा सा सिस्टमैटिक तरीके से समझ लेते हैं। इनकी स्कीम क्या कह रही थी? इन्होंने बोला था कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, क्योंकि मेनली रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट में कार्बोहाइड्रेट यूज़ होते हैं, तो जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं ये कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने कार्बोहाइड्रेट में लिया है ग्लूकोज, ग्लूकोज कन्वर्ट होकर क्या बनाएगा? पायरुविक एसिड बनाएगा। इट विल कन्वर्ट इनटू पायरुविक एसिड, ठीक है। ये इतना जो स्टेप होता है इसको हमने नाम दिया है ग्लाइकोलिसिस। इस स्टेप को हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड ग्लाइकोलिसिस। अभी डिटेल में पढ़ेंगे। ग्लाइकोलिसिस में बहुत सारे स्टेप होते हैं, टोटल 10 स्टेप्स की साइकिल होती है। ये साइकिल नहीं, पाथवे होता है, 10 स्टेप पाथवे होता है ग्लाइकोलिसिस, ठीक है। ग्लाइकोलिसिस से लास्ट में बनता है पायरुविक एसिड, ये आपको याद रखना है, ठीक है। पायरुविक एसिड बन जाता है। इतनी जो साइकिल है ग्लाइकोलिसिस की, ये कोई भेदभाव नहीं कर रही है ऑर्गेनिज्म एरोबिक है या एनारोबिक है, यानी ग्लाइकोलिसिस जो होती है ये एरोबिक एनारोबिक दोनों में हो रही है। इट इज अकरिंग इन बोथ ऑर्गेनिजम्स, बोथ कौन कौन से? एरोबिक में भी एज वेल एज एनारोबिक्स में भी। तो ग्लाइकोलिसिस एरोबिक एनारोबिक दोनों में हो रही है। इतना स्टेप सबको क्लियर हो गया। अब चेंजेस कहाँ से आएंगे? चेंजेस आएंगे पायरुविक एसिड से। पायरुविक एसिड के बाद चेंजेस आने लगते हैं। पायरुविक एसिड के बाद दो कंडीशन बन जाएंगी कि प्लांट्स जो ऑर्गेनिज्म है, मे बी ऑर्गेनिज्म वो एरोबिक है या वो एनारोबिक है, ठीक है। एरोबिक होगा या एनारोबिक होगा। अगर वो एरोबिक है तो उसका मतलब उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी, अगर वो एनारोबिक है तो उसमें ऑक्सीजन डेफिशिएंट होगी, डिफिशियंसी होगी ऑक्सीजन की, और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन भी बोल सकते हैं, ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन अगर परफॉर्म होगा तो एरोबिक रेस्पिरेशन में जो अगेन जो पायरुविक एसिड है एरोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू कहाँ चला जाएगा? TCA साइकिल में चला जाएगा। इट अंडरगोज इनटू TCA साइकिल। TCA साइकिल अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, इसके भी कई नाम होते हैं, TCA साइकिल, ठीक है। तो याद रखो पायरुविक एसिड अगर एरोबिक ऑर्गेनिज्म के अंदर एंटर करेगा, फॉर एग्जांपल हम ह्यूमन बींग्स एरोबिक हैं, हमारे अंदर पायरुविक एसिड क्या करेगा? TCA साइकिल में एंटर करेगा, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें एनारोबिक की, एनारोबिक केस में जो पायरुविक एसिड है ये क्या बनेगा? इस केस में दो कंडीशंस आ जाएंगी, ठीक है। अगेन अभी हम इसको डिस्कस करना है कि पायरुविक एसिड जो है वो कहाँ एंटर करा है? एनारोबिक कंडीशन में। पायरुविक एसिड एंटर हो चुका है एनारोबिक में। तो एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स में भी उसके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो वो बनाएगा इथाइल एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल को इथेनॉल भी बोलते हैं, याद रखना। इथाइल एल्कोहल है, मिथाइल एल्कोहल मत कर देना, ठीक है। इथाइल, इथेनॉल। तो पायरुविक एसिड अगर ऐसे ऑर्गेनिज्म में चला गया है जहाँ ऑक्सीजन कम है तो वहाँ या तो वो इथाइल एल्कोहल बनाएगा या फिर दूसरा बना सकता है वो लैक्टिक एसिड। क्या बनाएगा? इथाइल एल्कोहल बन सकता है, या फिर सेकंड कंडीशन है कि लैक्टिक एसिड भी बन सकता है, ठीक है। तो ये दो चीज़ हो सकती हैं, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड तो दोनों ही केस में इवॉल्व हो रही है, ठीक है, एल्कोहल के संग भी और लैक्टिक एसिड के संग भी। अब ये दोनों कंडीशंस हो किसके अंदर रही हैं? सपोज़ हम ह्यूमन बींग्स भी क्या करते हैं, कभी कभी बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं, तो हम तो एरोबिक ऑर्गेनिज्म है, लेकिन हम जब एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी के जो मसल सेल्स होते हैं एक्सरसाइज करने के दौरान वहाँ पे ऑक्सीजन कम होने लगती है, वहाँ पे बनता है लैक्टिक एसिड। तो ये लैक्टिक एसिड कहाँ पे बनता है? हमारे मसल्स टिश्यूज़ में बन जाते हैं, मसल्स टिश्यूज़, ये मसल सेल्स में बन सकता है। इसके अलावा कुछ बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया में तो आप सबको पता है ना, दही बनाने वाला जो बैक्टीरिया होता है जिससे दही बनता है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया,
उसमें तो लैक्टिक एसिड बनता है, यानी उसमें भी एनरोबिक रिस्पिरेशन होता है। और हम जब बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं, हमारे मसल्स में दर्द होने लगता है, वो दर्द इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पे नॉर्मल ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो रही है, ऑक्सीजन कम हो रही है, तो लैक्टिक एसिड बन गया क्योंकि एनरोबिक रिस्पिरेशन स्टार्ट होने लगा। अब दूसरी कंडीशन में इथाइल अल्कोहल है, तो पायरुविक एसिड जब एनरोबिक रिस्पिरेशन से इथाइल अल्कोहल या फिर इथेनॉल बनाता है तो ये किसके अंदर बनाएगा? ये कंडीशन जनरली होती है हमारे ईस्ट में, ठीक है। जब भी हम केक के लिए डो तैयार करते हैं तो उसमें ईस्ट ऐड करते हैं ना, तो ईस्ट में इथेनॉल यानी जो इथाइल अल्कोहल होता है ये प्रोड्यूस होता है, ठीक है। और प्लस यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी बन रही होती है। तो ये केस था एनरोबिक कंडीशन की। एनरोबिक कंडीशन में क्या क्या हो रहा है, ओके। अब एक बार हम रेस्पिरेशन को और आराम से समझते हैं। जो रेस्पिरेशन होता है एरोबिक है या एनारोबिक, हमने डिस्कस करा, ठीक है। एरोबिक में हमने देखा कि एरोबिक में ऑक्सीजन चाहिए और एनारोबिक में ऑक्सीजन नहीं चाहिए। ऑक्सीजन नहीं चाहिए एनारोबिक में, दो कंडीशंस में पड़ी, या तो लैक्टिक एसिड बन जाएगा या फिर इथाइल अल्कोहल बन जाएगा, ठीक है। एरोबिक कंडीशन में हमने देखा कि ऑक्सीजन चाहिए, तो यहाँ पे भी दो स्टेप थे। पहला स्टेप में जिसमें अल्कोहल से कार्बन डाइऑक्साइड बनी, फिर उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीडेशन से मतलब जो अल्कोहल बना, पहले शुगर से क्या बना, शुगर से बना अल्कोहल, अल्कोहल से फर्दर क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ वाटर, ये बन गया। इतना हमने डिस्कस करा था अभी। अब इसके बाद हमें देखना था कि जो स्कीम थी पीफर और कोस्टावी की, जो स्कीम थी उसमें उन्होंने बोला था कि जो ग्लाइकोलिसिस होती है ये दोनों में होगी। ग्लाइकोलिसिस से क्या बना, जो ग्लाइकोलिसिस पाथवे उससे में क्या होता है कि एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल होगा, वो 2 पायरुविक एसिड बनाएगा। क्या बनाएगा? 2 पायरुविक एसिड बनाएगा। अगर ये पायरुविक एसिड इन केस एंटर कर रहा है एरोबिक में, एरोबिक ऑर्गेनिज्म में एंटर करेगा, तो ये सबसे पहले जाएगा लिंक रिएक्शन में। कहाँ जाएगा? लिंक रिएक्शन में। लिंक रिएक्शन में क्या होगा, यहाँ पे एसिटिल कोए बनता है विद द हेल्प ऑफ कोए, ठीक है। को ए की प्रेजेंस में यहाँ पे क्या बन जाएगा, लिंक रिएक्शन बनेगा एसिटिल कोए, एसिटाइल कोए बन जाएगा। ये होती है लिंक रिएक्शन। मतलब ये पायरुविक एसिड जो है ये लिंक रिएक्शन में जाके किसके संग लिंक करेगा, एसिटिल कोए के साथ लिंक करेगा। उसके बाद ये एंटर करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि ग्लाइकोलिसिस कहाँ हो रही थी, साइटोप्लाज्म में हो रही है। ये साइटोप्लाज्म में हो रहा था, इतना कहानी, ठीक है। फिर लिंक रिएक्शन आई, फिर पायरुविक एसिड को एसिटिल कोए मिल गया, उसका साथी मिल गया। साथी मिलने के बाद वो जाएंगे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाएंगे। माइटोकॉन्ड्रिया कौन होता है? ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, हमारा पावर हाउस होता है। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल है। अब ये पायरुविक एसिड, 2 पायरुविक एसिड और एसिटिल कोए माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाके क्या करेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाके ये परफॉर्म करेंगे TCA साइकिल। TCA साइकिल कहाँ पे होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगी, ठीक है। TCA साइकिल परफॉर्म हो रही है, ओके, दैट इज ओके। TCA साइकिल के बाद क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? पहले हमारा क्या हुआ, पहला स्टेप ग्लाइकोलिसिस का होता है। रिस्पिरेशन का पहला स्टेप याद रखना, पहला स्टेप होगा ग्लाइकोलिसिस का, ठीक है। ग्लाइकोलिसिस को EMP पाथवे भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि इसको 3 साइंटिस्ट ने मिलकर दिया था EMP पाथवे। सेकंड यहाँ पे क्या होता है, पायरुविक एसिड बन जाएगा तो वो लिंक रिएक्शन में जाएगा। सेकंड होगी यहाँ पे लिंक रिएक्शन जिसमें एसिटिल कोए बनेगा। थर्ड क्या होगा, पायरुविक और एसिटिल कोए ये दोनों माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंटर करेंगे, TCA साइकिल परफॉर्म करेंगे। TCA साइकिल कहाँ पे होगी, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रही है TCA साइकिल। फोर्थ नंबर पे आएगा ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। देखो TCA साइकिल से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स और हाइड्रोजन जनरेट होते हैं जो कि ETS साइकिल में एंटर करके एट लास्ट जो एनर्जी होती है इन द फॉर्म ऑफ ATP वो रिलीज करते हैं। तो ये पूरे जो 4 स्टेप में एक तरह की समरी है रिस्पिरेशन में हो क्या रहा है। रिस्पिरेशन का पहला स्टेप ग्लाइकोलिसिस जो कि एरोबिक एनारोबिक दोनों में कॉमन होगा। उसके बाद ये बाकी जो 3 स्टेप्स हैं ये सिर्फ हमारे एरोबिक के लिए होते हैं। जो एरोबिक होते हैं ना, जो ऑक्सीजन लेते हैं, एरोबिक ऑर्गेनिज्म में 3 स्टेप होंगे। 3 स्टेप में लिंक रिएक्शन होगी, TCA साइकिल होगी, ETS होगा, ओके।